Hello, good morning friends. Welcome once again. Myself Jatin Dave from Asapura School, and today we are going to discuss two more topics from the lesson number 10, gravitation. First of all, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फेनोमेना व्हिच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुल है एक्सप्लेन करने में बहुत सारी क्रियाओं को, बहुत सारी घटनाओं को विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड, जो हमारी मान्यता से दूर थी, जिसे हमने साइंटिफिक वे पर कभी सोचा नहीं था, या फिर हमारे लिए ये विस्मयजनक थी। ऐसी सारी बातों को, ऐसे बिलीव को वो अनकनेक्ट बिलीव थी, उसे कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की सबसे पहली बात करें तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्सिंग है यूनिवर्सल वे पर, जो अर्थ को, फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो अर्थ से हमें बाइंड करके रखती है। दूसरा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कारण ही मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ पॉसिबल है। तीसरी बात, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सूर्य के आसपास जो ग्रहों की गति है ये भी इसके आभारी है। एंड इट टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। इट टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, मून और सन की वजह से ये टाइड्स। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। फिर से एक बार प्रमुख चार मुद्दों को देख ले। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, सेकंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, थर्ड द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, एंड द फोर्थ इट टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ओके, दूसरी बात करने जा रहे हैं फ्री फॉलिंग। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हुए अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, सिर्फ यही फोर्स के एग्जिट होते हुए जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ फेंका जाता है, अर्थ की तरफ वो जब गिरता है, वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट आर इन द फ्री फॉल, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब कि मुक्त पतन कर रहा है। While falling there is no change in the direction of the motion of the object। इस क्रिया के दरम्यान में उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हो रही, बट ड्यू टू द अर्थ एक्सेलरेशन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। पर अर्थ के अट्रैक्शन को लेकर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इसमें चेंज होता है, और हम जानते हैं कि चेंज इन अ वेलोसिटी इज इन्वॉल्व द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में हो रहा इंक्रीजेस एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है। एंड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, तो इस तरह से जब अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल्स होता है एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, तो इसके साथ एक्सेलरेशन जुड़ता है। एंड दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। therefore this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of the earth and it is denoted by small g। इसे स्मॉल जी से डिनोटेड किया जाता है, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा यूनिट सेम टू सेम है जो एक्सेलरेशन का है, यही ऐसा यूनिट स्मॉल जी के लिए भी है, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -2। ओके, अगर जो हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं स्मॉल जी की, तो किस तरह से डिराइव करेंगे इसकी बात आगे करते हैं। There is acceleration involved in the following object due to the gravitational force। अभी हमने जैसे कि कहा कि there is acceleration involved जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है वो
जब फॉलिंग करता है तो देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, इसके साथ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है और इसे हम स्मॉल g से बताते हैं। So the magnitude of the gravitational force capital F will be equal to the product of the mass and acceleration due to the gravitational force। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हुआ है, मतलब कि कैपिटल F एक्सर्ट हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल से मिलेगा। इसलिए जो हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से इक्वेशन डेराइव करते थे, F इज इक्वल टू ma, that means the force is a product of the mass and acceleration of an object। यहाँ पर हम F is equal to mg लिखेंगे, where g is the acceleration due to the gravitational force। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा F is equal to mg। Now we know that very well F is equal to capital G into capital M into small m by d square। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है वो कितना है, F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर जितना है। इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, और कंपेयर करने से हमें मिलेगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। या फिर इसी इक्वेशन को स्मॉल g के फॉर्म में अगर जो डिराइव किया जाए तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ स्मॉल g फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला स्मॉल g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, where m is called the mass of the earth and d is called the distance between the object and the earth। Now let's an object on or near the surface of the earth। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल नजदीक में है। The distance d in equation will be equal to capital R, और इसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के जितना हो जाएगा। और इस बात को लेकर इस इक्वेशन को अगर जो राइट डाउन किया जाए तो ये इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू हमें मिलेगा कैपिटल G इंटू F बाय कैपिटल R स्क्वायर, वेयर R इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, R इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा, thus for the object on और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो अर्थ के सरफेस पर है या फिर नियर ऑफ द अर्थ सरफेस है, नियर ऑफ द अर्थ सरफेस, बिल्कुल अर्थ सरफेस के नजदीक है। इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन होगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। वी नो दैट वेरी वेल द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हम जैसा कि जानते हैं कि अर्थ है वो कंप्लीट परफेक्ट स्फीयर नहीं है, एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, और इसीलिए इसकी जो रेडियस है वो पोल से ज़्यादा इक्वेटर पर इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। द वैल्यू ऑफ द g बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स, और इसीलिए इसकी वैल्यू है वो पोल्स की तरफ ग्रेटर देखने को मिलेगी कंपेयर टू द इक्वेटर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जिस तरह हमने कहा था कि कैपिटल G की जो वैल्यू है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू हर एक जगह पर सेम टू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्मॉल g की वैल्यू है ये वेरिएबल होगी। वेरिएबल होने के पीछे मेन वजह है अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, और इसलिए रेडियस ऑफ द अर्थ अगर जो पोल पर मेजर की जाए या इक्वेटर पर मेजर की जाए तो इसके बीच में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसी हिसाब से स्मॉल g की वैल्यू में भी पोल पर और इक्वेटर पर वेरिएशन मिलेगा। सो वी कैन टेक g टू बी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ। तो इसलिए हमें जो g की वैल्यू है इस वेरिएशन को दूर करने के लिए और कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी बहुत कन्वेंशन के लिए हमने यहाँ पर द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन इन द इक्वेशन, हमने नियरर टू द अर्थ
जो हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटेशन मिलता है उस बात को हम आदर्श मानते हुए, आइडियल वैल्यू मानते हुए कैलकुलेशन में इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक बात आपको साथ में नोट करनी है। ओके, तो इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने दो आर्टिकल्स फिर से एक बार क्लियर किए। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, और दूसरा हमने फ्री फॉलिंग कॉन्सेप्ट आपको बताया, साथ में एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी की भी डिस्कस की। इसको हमने एक्सप्लेन करके इसके इक्वेशन पे डिराइव करके आपको बताया, साथ में स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन क्यों है इसका रीज़न भी समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।